हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टेटस ऑफ पैराजोआ। तो थोड़ा सा ब्रेक इस पे लग के डेवलपमेंटल चल रहा था, तो आज टाइम मिला तो मैंने पैराजोआ पे लेक्चर लिया। अब पोरीफेरन शुरू कर रहे हैं तो है ना, तो पोरीफेरन में पहले पैराजोआ का स्टेटस तो पता चलेगा कि कहाँ पे रखा हुआ हमने उसको। तो आज के लेक्चर में देखते हैं और फिर आगे सब्सिक्वेंट पोरीफेरन्स पे लेक्चर आएंगे, तो सब चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो जो चीज़ें इससे पहले हमने कर ली हैं वो आपको सब प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगी, है ना। तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है। और ये लिंक्स हैं कनेक्ट करने के, आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेल आईडी पे। ठीक है। तो जिस भी तरह का डाउट है, कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं। चलो वही तो हेडिंग देंगे, स्टेटस ऑफ पैराजोआ। स्टेटस ऑफ पैराजोआ। ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है पैराजोआ का भी, है ना। तो मैंने आपको जब एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन बताई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एनिमेलिया है, थोड़ा सा पीछे जाके बताता हूँ। जो आपका एनिमेलिया है उसको हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था, है ना। दो सब किंगडम इसकी मैंने बताई थी आपको, सब किंगडम। एक सब किंगडम का नाम मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ, और एक का नाम बताया था मैंने आपको मेटाजोआ। ठीक है भाई, ऐसे मैंने बताया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ में फाइलम प्रोटोजोआ थी, प्रोटोजोआ जो हमने पढ़ लिया डिटेल में। और मेटाजोआ है, इसमें मैंने आपको तीन इंफ्रा किंगडम बताई थी, मीजोजोआ, मीजोजोआ, पैराजोआ, पैराजोआ और तीसरा एंटेराजोआ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो मैंने आपको ये आपकी इंफ्रा किंगडम में बताया था। ठीक है। तो अब देखो, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, यहीं से स्टेटस ऑफ पैराजोआ क्या है, इसका स्टेटस यहीं से पता चलेगा, इतने से बस समझ गए। तो देखो, सबसे पहले है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में हमने क्या पढ़ा था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल एनिमल्स, है ना, बेसिकली। तो वो आपके प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था। अगर वही ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल हो जाए अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटाजोआ, मोर देन वन सेल। पहले इनके वर्ड सबके मतलब पता होने चाहिए आपको। ठीक है। तो अगर मोर देन वन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाजोआ। क्लियर है इतना, वेरी गुड। देन उसके बाद आपका आता है मीजोजोआ। मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है, इंटरमीडिएट। जोआ मतलब एनिमल, जोआ मतलब एनिमल। तो इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं उनको पहले कंसिडर किया जाता था कि देवर इंटरमीडिएट बिटवीन दी प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स, क्योंकि तभी इनका नाम पड़ा था मीजोजोआ। क्लियर है। इनको मीजोजोआ में क्यों रखा हमने, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के इंटरमीडिएट है, तो दैट्स वाई हमने इनको मीजोजोआ बोला। ठीक है। बहुत ही छोटे पैरासाइट होते हैं ये, मिनिस्क्यूल, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। तो ये मीजोजोआ, तो मीजोजोआ का मतलब पता चल गया। देन आता है आपका पैराजोआ। पैरा का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और जोआ मतलब एनिमल। ठीक है। इनको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू एनिमल, मतलब जो इनिशियली इनको हमने प्लांट माना था, पैराजोआ में जो ऑर्गेनिज्म थे इनको इनिशियली हमने प्लांट माना था, बट बाद में पता चला, अभी इसी का डिटेल तो हमें पढ़ना है, तो बाद में इनको हमने देखा कि नहीं ये तो एनिमल है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पैराजोआ, नेक्स्ट टू एनिमल। ठीक है। देन आपका एंटेरोजोआ। एंटेरोजोआ आपका बॉडी कैविटी के ऊपर बात हुई है, तो ये तो अलग ही हो गया है, इस तो हमने इसको तो देखना नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन वर्ड है, मेटा मतलब मोर देन वन सेल, मीजो मतलब इंटरमीडिएट, और पैरा मतलब नेक्स्ट टू द एनिमल। अब इस पैराजोआ में मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पे फाइलम पोरीफेरा, अगर आपको याद हो, पोरीफेरा। ठीक है। और एक फाइलम होती है यहाँ पे प्लेकोजोआ, वो मैंने वहाँ पे नहीं लिखवाई थी। एक और फाइलम होती है पैराजोआ के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्लेकोजोआ। ठीक है। तो प्लेकोजोआ, तो प्लेकोजोआ का क्या मतलब होगा, प्लेको मतलब होता है फ्लैट शीट। क्या होता है, फ्लैट शीट। और जोआ मतलब एनिमल। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर विच रिजेंबल्स विद द फ्लैट शीट। तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही शीट, जो शीट होती है ना फ्लैट, उसकी तरह दिखते हैं, तो इसका नाम पड़ा प्लेकोजोआ। फिर यहाँ पे पोरीफेरा, तो पोरी मतलब होता है पोर, तो वो ऑर्गेनिज्म जो पोर पोजेस करते, तो हमने उनको बोला पोरीफेरा। क्लियर है इतना, वेरी गुड। तो इतना अगर आपको अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़े,
तो कैसे चीज़ें हुई हैं, मतलब पैराजोआ जो है उसका स्टेटस क्या है। तो पैराजोआ में बेसिकली एक चीज़ दिमाग में डाल लो, तो पैराजोआ में आपका मेनली पोरीफेरन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा जो है वो पैराजोआ में आती है। तो पैराजोआ का स्टेटस अभी पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उसके उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग में पिक्चर रहेगी ना तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या है, अभी तो हमको पता है कि ये, तो हम थोड़ा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से आते हैं इसका, कि पहले क्या रहा होगा, कैसे कैसे हुआ होगा। तो साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी शुरू में, तो हम वहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो इनिशियली मैंने आपको बोला कि इनिशियली इनको प्लांट कंसिडर किया गया था। क्यों? क्योंकि ये एक तो सेडेंट्री होते थे, मतलब एक ही जगह रहते थे, और एसिमेट्रिकली ग्रो करते थे। जैसे बडिंग बडिंग से होता है ना, प्लांट में ब्रांचिंग निकल आई, बडिंग हो गई, तो वैसे ग्रो करते थे। तो इसलिए हमने इनको बोला। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखो पहले, इनिशियली, या पैराजोआ के स्टेटस ऑफ पैराजोआ के नीचे लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली ट्रीटेड एज, इनिशियली ट्रीटेड एज प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ट्रीट किया था, क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर sedentary एंड ग्रोज एसिमेट्रिकली, एसिमेट्रिकली ग्रो कर रहे हैं बर्डिंग वगैरह से, ठीक है। तो इनिशियली हमने इनको प्लांट कंसिडर किया था, ठीक है। तो प्लांट कंसिडर ये मतलब ये लगभग बीसीज में हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पर जब इनको देखा गया था तो लगता था कि प्लांट है ना। फिर उसके बाद एरिस्टोटल आया। कहानी में कौन आता है? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल कहानी में था, ये कहता है कि नहीं भाई नहीं, ये प्लांट नहीं है, ये तो एनिमल की तरह दिखता है ना। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ी थोड़ी इसको लगी कि एनिमल की तरह है। सो एरिस्टोटल कैटेगराइज देम इनटू एनिमेलिया। तो एनिमल्स में इनको डाल के चला गया एरिस्टोटल, ठीक है। फिर एरिस्टोटल के बाद आया साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। आपने नाम सुना है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस, है ना। ये लगभग 1758 में आया। इसने बोला कि जो आपके स्पॉन्जेस हैं, बेसिकली पैराजोआ में मेनली स्पॉन्जेस हैं। सो जो स्पॉन्जेस हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके इसने तो कैरोलस लीनियस ने इनको कैटेगराइज करा अंदर दी सिलेंट्राटा। उस टाइम पे सिलेंट्राटा एक फाइलम थी, तो सिलेंट्राटा के अंदर इसको डाल दिया इसने, स्पॉन्जेस को। सो कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड स्पॉन्जेस इनटू फाइलम सिलेंट्राटा, ठीक है। और उसने जब अपनी बुक लिखी थी ना सिस्टम ऑफ नेचर, उसके अंदर उसने इसको ऐसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इससे किसी ने पूछा उठ के, जब ये क्लासीफाई कर रहा था किताब में अपने लिख रहा था, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने कहा कि भाई इनको सिलेंट्रेटा में क्यों डाल लो तुम, ऐसा क्या दिख गया कि तुम इसको सिलेंट्रेटा में डाल लो। तब इसने रीज़न दिया, इसने बोला हम बताएंगे कि हम क्यों डाल रहे हैं। इसने 2 रीज़न दिए। इसने बोला पहली बात तो ये जो स्पॉन्जेस हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये सेडेंट्री होते हैं, ठीक है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनके पास आपकी जो बॉडी कैविटी भी होती है जिसको हमने स्पॉन्जोसील बोला है। हम पढ़ेंगे अभी आगे स्पॉन्जेस जब हम पढ़ेंगे। तो इसने बोला कि इसलिए मैं, और सेम कैरेक्टरिस्टिक सिलेंट्राटा के पास भी होते हैं, वो भी सिडेंट्री भी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, और उनके पास भी बॉडी कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न तो इसने दिया। दूसरा रीज़न इसने दिया कि इसके जो लार्वा होते हैं स्पॉन्जेस के, वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। जैसे एम्फीब्लास्टुला है ना, वो जो आपकी सिलेंट्राटा है उसका जो लार्वा है प्लैनुला, उसके जैसा दिखता है। तो ये 2 रीज़न दिए। तो जो इसके वहाँ पे जो सवाल पूछने वाले थे कि उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, अच्छा है, रीज़न दे दिया तुमने, अब हम सवाल नहीं पूछेंगे। तो इसने रीज़न में क्या बोला कि स्पॉन्जेस आर सीडेंट्री, डिप्लोब्लास्टिक विद सेंट्रल बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील, ठीक है। और दिस बॉडी कैविटी सेम एज सिलेंट्रॉन एज इन नाइडेरियंस, ठीक है। सो जैसे सिलेंट्रॉन होता है नाइडेरियंस में, वैसे ही इनमें स्पॉन्जोसील होता है, क्लियर है। तो एक रीज़न तो इसने दिया। दूसरा रीज़न इससे पूछा तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि दे हैव फ्री स्विमिंग सिलिएटेड एम्फीब्लास्टुला लार्वा। अभी हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में। सो इट वाज सिमिलर टू दी प्लैनुला लार्वा ऑफ सिलेंट्रॉन, सिमिलर टू प्लैनुला लार्वा ऑफ सिलेंट्रॉन, ठीक है। तो ये 2 रीज़न देखे, चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ
कि फिर भी मतलब इनकी क्लासिफिकेशन जो सिलेंट्रॉन्स थे बाकी सिमिलैरिटी नहीं बैठ रही थी, तो फिर इन पे थोड़े टाइम बाद जब ये मर गया तो फिर किसी ने बोला कि नहीं नहीं यार ये गलत करके चला गया, एक काम करते हैं इसको दोबारा से इसके बारे में विचार करते हैं कि और क्या किया जा सकता है। ठीक है, तब एक यहाँ पे साइंटिस्ट बैठा था रॉबर्ट ग्रांट, उसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। तो इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट रॉबर्ट ग्रांट लगभग 1836 में आता है और बोलता है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैं स्पॉन्जेस को डिटेल स्टडी करूँगा और डिटेल स्टडी करके बताऊँगा कि क्या है। तो इसने क्या करा, डिटेल स्टडी करी भाई साहब ने। इसने देखा कि स्पॉन्जेस जो हैं उनके पास एक अलग ही टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में पोर पोर हुए हुए। ठीक है, तो इसलिए इसने बोला कि मैं इनको एक नया नाम देता हूँ, पोरीफेरा, क्योंकि ये पोर पोजेस ऑर्गेनिज्म है, तो मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, पोरीफेरा। तो आप ये लिखो कि ही स्टैब्लिश a distinct group for sponges and called them porifera। ठीक है, पोरीफेरा क्यों बोला, बिकॉज दे पोजेस माइन्यूट पोर्स इन देयर बॉडी। ठीक है, बॉडी में माइन्यूट पोर पोजेस कर रहे हैं, इसलिए इनको बोल दिया। इतना समझ में आया, वेरी गुड। तो ऑर्गेनिज्म जब इसका पोरीफेरेंस को अब मिल गया नाम, तो पहली बार नाम जो है वो कहाँ से मिला, रॉबर्ट ग्रांट। जो आज हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ते हैं, तो वो जो नाम आया है वो आपका, इसने डिस्टिंक्ट ग्रुप में रखा था उसको, है ना, फाइलम में नहीं, बट एक ग्रुप में अलग अलग इनको कैटेगराइज कर दिया कि हाँ भाई ये जो है पोर पोजेसिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए मैं इनको पोरीफेरन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इतना आपको अगर क्लियर हुआ, तो अब जो पोरीफेरेंस होते हैं ना, वो हर ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, जितने हमने यहाँ पे पढ़े ना, ये देखो ये। तो यहाँ पर आपका प्रोटोजोआ के साथ भी कुछ सिमिलरिटी शो करेंगे, मीजोजोआ के साथ भी करेंगे, है ना, उसके बाद प्लैकोजोआ के साथ भी करेंगे, है ना, और मेटाजोआ में तो मतलब अदर मेटाजोआ के साथ भी करेंगे। तो मैं आपको इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि जो पहले मैं बताऊँगा क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो ये प्रोटोजोआ जैसी शो करते हैं, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो ये मेटाजोआ जैसी शो करते हैं, और फिर क्या ऐसा हुआ कि इनका इवॉल्वमेंट नहीं हो पाया अदर एंटेरोजोआ की तरह, तो ये अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप कैसे रह गए ये। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलो अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पोरीफेरा के जो फीचर्स हैं, फीचर जो हैं इसके, ये दोनों से मिलते हैं। फीचर्स सिमिलर विद, ऐसे लिख लो, फीचर्स सिमिलर विद। तो एक तो सिमिलर है इसके प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोन्स, और दूसरे सिमिलर है इसके मेटाजोन से। ठीक है, जोन। तो प्रोटोजोन के साथ क्या कैरेक्टर मिलते हैं, मेटाजोन के साथ क्या कैरेक्टर मिलते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। तो प्रोटोजोन के साथ जो इसके कैरेक्टर मिलते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो पोरीफेरेंस होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल का क्या मतलब है कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से टिश्यू फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, वो सेलुलर ही रह गया। तो पहला हो गया आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो तो सिंगल सेल ही होते हैं, वैसे भी कुछ ही एक्सेप्शंस में मल्टी सेलुलर होते हैं, बट अदरवाइज ये यूनिसेलुलर ही होते, मतलब सिंगल सेल ही होते हैं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें क्या होता है कि जो कुछ प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, जैसे कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है प्रोटोजोन्स को देख, स्पॉन्जेस को देखने से कि ये भी कॉलोनी बना के रह रहे हैं बस, बट असल में क्या होता है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। समझ गए, तो दैट इज। उसके बाद एब्सेंस ऑफ टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर सेलुलर है तो ये होगा एब्सेंस ऑफ टिश्यू और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये होगा तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद तो इनके पास भी ऐसे ही है। तो ये प्रोटोजोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पोरीफेरेंस की भी सेम चल रही है। उसके बाद तीसरा है कि इनके पास भी गोनेड्स नहीं होते, इनके पास भी गोनेड्स नहीं होते। सो एब्सेंस ऑफ गोनेड्स, एब्सेंस ऑफ गोनेड्स। लेकिन पोरीफेरन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। वो करते तो ये भी हैं वो भी, बट इनके पास कोई गोनेड्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो डाइजेशन होता है, जैसे प्रोटोजोन्स क्या होता है, सिंगल सेल होता है, तो विद इन द सेल डाइजेशन करते हैं, तो वैसे ही पोरीफेरेंस करते हैं, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और इनके पास भी अमीबॉइड सेल्स होती हैं मूवमेंट के लिए, इनके पास भी अमीबॉइड सेल्स होती हैं पोरीफेरेंस के लिए। सो प्रेजेंस ऑफ अमीबॉइड सेल्स। ठीक है भाई, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोटोजोन्स की
पोरीफेरेंस के साथ, मतलब पोरीफेरेंस की प्रोटोजोन्स के साथ मिलती हैं। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेटाजोन्स के साथ मिलती है, मतलब जो मोर देन वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो जैसे इनके पास भी कैविटी होती है, इनके पास भी बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, पोरीफेरेंस के पास। इनके पास भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे स्टारफिश में होता है, तो इनके पास भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद इनका जाइगोट जो होता है वो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेजेस शो करता है, इसका भी करता है पोरीफेरेंस का। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि लेवल भले ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन बहुत सारे सेल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर हो गया। ओके। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन में बडिंग और ब्रांचिंग वगैरह, मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे नाइडीरिया में होता है वैसे इसमें भी होता है। फिर इनके लार्वा भी फ्री स्विमिंग होते हैं, इनके लार्वा भी फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये इसमें कुछ सिमिलरिटी आ गई। तो बस ये जो मैंने आपको बोला वही लिख लो। तो सबसे पहला हैव स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील इनके पास एज सिलेंट्रॉन इन नाइडीरिया, ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये। उसके बाद दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एज इन वो स्टारफिश में होता है ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वैसी पोरीफेरेंस में होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जाइगोट जो आपका जाइगोट डेवलप्स बाय क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज के थ्रू करता है टू एंटर ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है। तो जैसे ये शो करते हैं मेटाजोन्स, वैसे ये पोरीफेरेंस की चल रही हैं, ये इनके जैसी हैं इसलिए नाम लिखा है। उसके बाद ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर एंड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, इनमें भी रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है, ये नाइडेरियंस में आपको बहुत कॉमन है। उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, जिसको हम एम्फीब्लास्टुला पीछे भी हमने बताया, एम्फीब्लास्टुला। तो ये हो गया आपका कि जो पोरीफेरेंस है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं प्रोटोजोन्स के साथ और कैसे शो कर रहे हैं मेटाजोन्स के साथ। तो ये पोरीफेरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेटाजोन जैसी दिख रही हैं, और ये पोरीफेरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोटोजोन जैसी दिख रही हैं। समझ गए भाई? इतना क्लियर है? वेरी गुड। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको, पीछे मतलब हिस्ट्री में जब इनका इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, इनके इवोल्यूशन की बात करते हैं कि जो पैराजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशन क्या। तो ऐसा बोला जाता है कि जब अर्ली स्टेजेस हो रही थी इवोल्यूशन की, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म थे, कुछ ऑर्गेनिज्म थे वो मतलब कुछ यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स रहे थे, सम कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स, ठीक है, कुछ कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स थे। इन्होंने दे गिव राइज टू इन कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स से आपके तीन तरह के ऑर्गेनिज्म निकले, ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स थे, उनसे तीन तरह के ऑर्गेनिज्म निकले। एक को हमने बोला मीजोजोआ, एक को हमने बोला पोरीफेरा, और एक को हमने बोला प्लैकोजोआ, ठीक है। तो मीजोजोआ, पोरीफेरा, प्लैकोजोआ, ऐसा बोलते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ था तो इन तीनों के जो एंसेस्टर्स थे वो एक कोई कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स था, मेनली कोइनोफ्लैजिलेट्स टाइप का कोई, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब हमने देखा कि मीजोजोआ, पोरीफेरा और प्लैकोजोआ इनके जो कोई कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स थे, तो फिर क्या हुआ कि इनमें फिर फर्दर इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, है ना, विद इवोल्यूशन देखा। तो इवोल्यूशन में हमने देखा कि जब और इनका इवोल्यूशन हो फर्दर, ये अलग इवोल्व करे, ये भी इवोल्व करे, ये भी करे, तो हमने देखा कि ये दोनों जो थे वो थोड़ी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे, और ये जो थे बिल्कुल ही अलग हो गए थोड़ा सा। ये असल में पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जीने लग गए बस मीजोजोआ वाले, और इन्होंने थोड़ी सिमिलरिटी शो करी। तो इसलिए हमने इन दोनों को उठा के वो जो फाइलम हमारी पैराजोआ है, इसलिए हमने इनको उसमें रखा। समझ गया मैंने क्या बोला? वेरी गुड। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मीजोजोआ अंडरगो ट्रिमेंडस
ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसकी वजह से इन्होंने क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है वो चूज़ किया। उसके बाद प्लैकोजोआ और जो पोरीफेरा और प्लैकोजोआ है दे आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड एंड शोज, so during evolutionary history it shows that Placozoa and Porifera are more closely related। ठीक है भाई, तो ये मोर क्लोजली रिलेटेड है, इतना समझ में आया। तो अब मैं क्या बताऊंगा, अब जो आपका पैराजोआ है, अब उसका मीजोजोआ के साथ कुछ फीचर देखेंगे, कुछ प्लैकोजोआ के साथ देखेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर उसको ख़त्म करेंगे। समझ गया ना, वेरी गुड। ठीक है, तो देखेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ द पोरीफेरेंस विद मीजोजोअन एंड प्लैकोजोअन, सिमिलैरिटी ऑफ पोरीफेरेंस विद मीजोजोअन एंड प्लैकोजोअन। ठीक है भाई, तो क्या सिमिलैरिटी है, देखो ज़्यादा खास कोई सिमिलैरिटी इसमें है नहीं मीजोजोन्स के साथ, क्योंकि मीजोजोन्स के साथ सिर्फ दो तीन सिमिलैरिटी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीजोजोन्स हैं दे आर सिलिएटेड एंड पोरीफेरेंस आर ऑल्सो सिलिएटेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर मल्टी सेलुलर, पोरीफेरेंस आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। ठीक है, तीसरा बोल सकते हो कि ये जो इनकी जो बॉडी है इसमें जो मतलब इसमें ना, इसमें भी जो लार्वा होता है, मीजोजोन्स में भी लार्वा देखने को मिलता है, तो वो भी सिलिएटेड लार्वा होता है। तो आप लिख सकते हो कि हैव सिलिएटेड लार्वा इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सिलिएटेड लार्वा इनकी भी लाइफ साइकिल में होता है। और मल्टी सेलुलर में जैसे मान लो 20 से 30 सेल्स जो होती है ना टाइप की, उनका अरेंजमेंट इसमें होता है। और इनकी जो ये सेल्स होती हैं जो 20 से 30 सेल्स होती हैं, ये 2 लेयर्स में अरेंज होती हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में होता है ना वैसे ही। सो 2 लेयर ऑफ सेल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इनमें भी टू लेयर है, इनमें भी 2 लेयर है। तो दीज आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन दी मीजोजोन्स एंड पोरीफेरेंस। ठीक है, उसके अलावा ये तो सिमिलैरिटी हो गई, और कुछ और अगर आपको और मीजोजोन में सवाल पूछ दिया, वैसे तो पूछेगा नहीं, मैं मीजोजोन की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई इसकी और इसकी, ध्यान से लिखना भाई, कभी तुम गड़बड़ मत कर देना। ये इसकी और पोरीफेरेंस की सिमिलैरिटी है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मीजोजोन के और कुछ फीचर्स हैं कि मीजोजोन दिखते कैसे हैं। सो असल में जो मीजोजोन्स होते हैं ना, उनकी वॉर्म लाइक अपीयरेंस होती है, और वो पैरासिटिक होते हैं अदर मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स पे, जैसे मान लो प्लेटिहेलमिन्थिस हो गया, एनालिडा मोलस्का, तो उन सब पे लोग रहते हैं। तो इसके बारे में भी लिख लो, वॉर्म लाइक अपीयरेंस, वॉर्म लाइक अपीयरेंस। ठीक है, एंड वॉर्म लाइक अपीयरेंस, और लिव्स एज पैरासाइट, लिव्स एज पैरासाइट ऑन अदर मेराइन ऑर्गेनिज्म, अदर मेराइन इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, जैसे एनालिड हो गया, मलस्क हो गया, मोलस्कस स्पेलिंग लिख लेना अपना, एनालिड्स, मोलस्कस, है ना, ये सब। तो वो आपका ये इसके मीजोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और ऐसा बोला जाता है कि जो मीजोजोन्स है ना वो डायरेक्टली प्रोटोजोन से आ गए, कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, और यही बात आपका एक साइंटिस्ट था वैन बेनेडन, उसने बोला था कि मीजोजोन्स आर द मिसिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स, क्योंकि डायरेक्टली इसी से आते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो कि वैन बेनेडन in 1876 says that he considered that mesozoans are the missing link, considered mesozoans as the missing link between protozoan and मेटाजोन। ठीक है भाई, तो ये भी आपकी बात हो गई।
तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मीजोजोन्स ओनली, दे आर नॉट सिमिलर विद द पोरिफेरेंस, बट दीज आर द फीचर्स ऑफ मीजोजोन। जब आप मीजोजोन पढ़ रहे हो तो मीजोजोन के बारे में कुछ फीचर्स पता भी होने चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? वेरी गुड। उसके बाद जो प्लैकोजोन्स हैं इनकी पोरिफेरेंस के साथ सिमिलैरिटी बताता हूँ। तो ये तो एक ही उसमें रखा हुआ हमने, पैराजोआ के अंदर रखा, तो इसकी तो ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी इसके साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं प्लैकोजोन की बात करूँ तो जो प्लैकोजोन्स होते हैं वो आपके, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, कोई नर्व्स मसल्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वैसे ही पोरिफेरेंस के पास भी नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इनमें और भी मतलब अगर आप शेप, सिमेट्री और बहुत सारी चीज़ों में जाके देखें तो बिल्कुल ये सिमिलर होते हैं पोरिफेरेंस के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्लैकोजोन्स होते हैं उसमें आपके ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है नहीं हमारे पास। एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था जब इनको अलग हमने फाइलम में डाला था, बट आज के टाइम पे इसमें सिर्फ 3 ही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो 3 ही स्पीशीज़ है बेसिकली, ऑर्गेनिज्म नहीं, 3 स्पीशीज़ है, ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो लिख लो आप, कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और नो ऑर्गन्स, नो नर्व्स, ठीक है, नो मसल्स, तो ये सब हो गया उसका। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो? हाँ, सेडेंट्री होते हैं, सेडेंट्री होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्लैट शीट लाइक पड़े रहते हैं, है ना, और बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, सेडेंट्री होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी कुछ सिमिलरिटीज मिल जाएंगी प्लैकोजोन्स के साथ, समझ गए? तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्लैकोजोन जो होते हैं वो ज़्यादा पोरिफेरेंस के साथ रिलेटेड है, इसलिए हमने क्या करा, इसको इसके साथ ही हमने एक ही उसमें डाल दिया, मतलब सब किंगडम, जो इंफ्रा किंगडम हमने बनाई ना पैराजोआ, उसी में इसको डाल दिया। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि पैराजोन्स अपीयर्स टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ, पैराजोन्स appears to be the closest relatives of sponges। ठीक है, इनके बारे में कुछ फीचर जानने की ज़रूरत नहीं है, ये है ही नहीं आपके उसमें। ठीक है, तो स्पॉन्ज क्या लिखा हमने, पैराजोन्स अपीयर्स टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्पॉन्जेस, देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इनटू पैराजोआ बट एज अ सेपरेट फाइलम, सेपरेट फाइलम। ठीक है भाई, तो सेपरेट फाइलम है। और मीजोजोन्स जो है उसको हमने एक सेपरेट सब किंगडम में डाल दिया, मतलब सेपरेट इंफ्रा किंगडम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका पैरासिटिक नेचर होता है। तो एक पॉइंट इसके लिए भी लिख लो कि मीजोजोन्स आर प्लेस्ड इनटू सेपरेट इंफ्रा किंगडम। क्यों डाला इसको? ड्यू टू देयर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अलग डाल दिया। तो इतना क्लियर हुआ। हमने पहले देखा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में क्या सिमिलरिटी है, फिर हमने देखा कि जो मेटाजोआ के अंदर मीजोजोआ और प्लैकोजोआ उसके साथ इसकी क्या सिमिलरिटी है। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा पैराजोआ किंगडम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर करते हैं। अब एक पॉइंट आप प्लैकोजोआ में भी लिख सकते हो, जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना वैन बेनन के, तो एक पॉइंट पैराजोन्स जो सॉरी प्लैकोजोन्स के लिए लिखोगे ना, जब यहाँ प्लैकोजोन्स लिख रहे थे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि एक साइंटिस्ट था ग्रेल करके, केजी ग्रेल, उसने इस प्लैकोजोआ फाइलम को अलग एक फाइलम कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट चाहो तो आप वहाँ पे लिख लो कि फाइलम प्लैकोजोआ सजेस्टेड बाय केजी ग्रेल, GRELL in 1971 to include एक ही ऑर्गेनिज्म था उस टाइम पे, मतलब एक ही स्पीशीज़ थी जिसको हमने ट्राइकोप्लेक्स एडहेरेंस बोला, लेकिन उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख लो फाइलम प्लैकोजोआ was suggested by KG Grell in 1971। ठीक है, एंड currently it includes 3 स्पीशीज प्लैकोजोन्स। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा सब किंगडम पैराजोआ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या उसको अलग सब किंगडम क्यों बोला, अगले पेज पे बताता हूँ। तो मैं पहले आपको ओरिजिन बता देता हूँ। ठीक है,
जो स्पॉन्जेस हैं और जो आपके उसके अलावा जितने भी मेटाजोन्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं। तो मैं थ्योरी को थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो थ्योरी क्या कहती है, कि कैसे स्पॉन्जेस और जो अदर मेटाजोन्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि थियोरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पॉन्जेस, थियोरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास दो थियोरी हैं। एक को बोलते हैं सिंक्शियल सिलिएट हाइपोथेसिस, सिंक्शियल सिलिएट हाइपोथेसिस, और दूसरी का नाम है आपका कॉलोनियल फ्लैजिलेट हाइपोथेसिस, कॉलोनियल फ्लैजिलेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है, तो सिंक्शियल सिलिएट हाइपोथेसिस एंड कॉलोनियल फ्लैजिलेट हाइपोथेसिस। वैसे मतलब और भी बहुत सारी थियरीज हैं, है ना, 5-6 थियरीज, मतलब 3-4 थियरीज हो रहे हैं, जैसे प्लानुला थियोरी है, कुछ कैस्ट्रिया थियोरी है, मोनोफाइलेटिक पॉलीफाइलेटिक, तो वो सब मैं बता नहीं रहा क्योंकि मैं मेटाजोआ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं दो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो रेलिवेंट यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इनसे पैराजोआ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब पोरीफेरेंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये थियरी थोड़ा सा ये बताती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिंक्शियल सिलिएट हाइपोथेसिस। तो ये थियरी आपकी प्रपोज की थी हर्जी ने, सब proposed by HADZI, हर्जी। ठीक है, 1953 में ये किया था। हर्जी ने बोला कि जो पोरीफेरेंस है ना वो पता कैसे डेवलप हुए हैं। तो उसके जो सुनने वाले थे उन्होंने बोला बताओ जी कैसे डेवलप हुए। तो इसने बोला कि कुछ ना मल्टी न्यूक्लियर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, जैसे मान लो पैरामीशियम हो गया या ओपेलिना हो गया। तो इसने बोला कि कुछ जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट भी है, ये मल्टी न्यूक्लिएट बना दिया मैंने और ये सिलिया बना दिया इसके अराउंड। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है ना, और वो भी प्रिमिटिव वाले, है ना। तो जैसे पैरामीशियम के जो एंसेस्टर रहे होंगे या पैरामीशियम को भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पे देखो इसके नाम में आ रहा है सिंक्शियल, ठीक ना, सिनिक्शियल जो भी इसको बोलो आप। तो सिनिक्शियल का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आपका डिवीजन तो होता है लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो जब इनका डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जब होता है तो फिर ये आपका क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे फिर सेलुलर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेल फॉर्मेशन, तो अब इन सब में एक न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये आपकी ये न्यू सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यू सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और सिलिया का सिलिया तो है ही। सो व्हाट डज दिस थियरी से, दिस थियरी अज्यूम्स दैट द प्रिमिटिव multinucleated ciliated प्रोटोजोन, इनमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ क्योंकि ये ऐसे थे पहले, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद पोरीफेरेंस बन गए या अदर मेटाजोआ और अदर मेटाजोआ। ठीक है, अदर मेटाजोआ बन गए। सो दैट इज़ द थियरी ऑफ सिनिक्शियल सिलिएट थियरी। समझ में आ गया, क्लियर है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका प्रूफ भी हमें मिलता है। प्रूफ कैसे मिलता है, इसका प्रूफ क्या है, तो जो पोरीफेरेंस है ना और उसके जितने भी क्लोजली रिलेटिव्स हैं, जैसे मान लो मीजोजोआ है, प्लेकोजोआ है, तो वो सब मतलब वो सब जो है उनकी बॉडी में भी, मतलब उनकी बॉडी भी सिलिएटेड सेल्स की बनी हुई है ना, तो ये इसको प्रूफ करता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि पोरीफेरा एंड अदर, लिखो यहाँ पे पोरीफेरा एंड देयर closest relatives have multicellular bodies with ciliated cells। ठीक है, क्लोजर रिलेटिव्स कौन कौन से, वही मेसोजोआ इनके पास भी होता है, प्लेकोजोआ इनके पास भी होता है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी, मतलब ये जो चीज़ें हमको पता चली उससे प्रूफ भी होता है कि हाँ भाई ये थ्योरी कहीं ना कहीं ठीक रही होगी। समझ गए। सो दैट वाज द सिनिक्शियल सिलिएट हाइपोथेसिस। देन सेकंड है कॉलोनियल फ्लैजिलेट हाइपोथेसिस। ये आपकी दी थी हैकल ने, बाय हैकल, ये आपका दी थी लगभग 1875 के आसपास। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि कुछ ना कोइनोफ्लैजिलेट्स, मतलब जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजिला लगे हुए थे, तो कुछ कोइनोफ्लैजिलेट्स एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कॉलोनी का फॉर्मेशन करा और फिर उनके डेवलपमेंट से पोरीफेरेंस बन गए। क्या बोला इसने बोला कि कॉलोनियल कोइनोफ्लैजिलेट्स एंसेस्टर्स जो थे
इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनका डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के बाद ये आपके पोरीफेरेंस बन गए और अदर मेटाजोआ। ठीक है, तो ये थियोरी ये कहती है। और फिर ये थियोरी थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि जो ये कॉलोनियल कोइनोफ्लैजिलेट एंसेस्टर्स थे ना, ये सिमिलर थे आपके, सिमिलर टू एक ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटेरोस्पोंजिया, अगर आपने देखा हो तो प्रोटेरोस्पोंजिया। तो ये थियोरी क्या कहती है कि ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया जैसे एंसेस्टर्स रहे थे उनमें डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होकर पोरीफेरेंस बन गया। तो और क्या कहना चाह रही है थियोरी, ये थियोरी कहना चाह रही है कि जो प्रोटोस्पोंजिया थे, है ना, इनके पास पहले क्या हुआ करती थी, मान लो प्रोटोस्पोंजिया है, इसके पास पहले कोइनोसाइट और एमीबोसाइट सेल्स होती थी, ऐसे कोइनोसाइट्स ऐसे, ठीक है, इनमें से थोड़ा छोटा छोटा फ्लैजिला निकला होता है, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट सेल्स होती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इनके जैसे ऑर्गेनिज्म ने कॉलोनीज बनाना शुरू करा। क्या बनाना शुरू करा, कॉलोनीज बनाने के बाद क्या हुआ, इनकी बॉडी और कॉम्प्लेक्स हो गई। क्या हो गई, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई। कॉम्प्लेक्स बॉडी होने के साथ साथ इनमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी होने लगा, एंड स्पेशलाइजेशन। तो जब बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई, स्पेशलाइजेशन होने लगा, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को सेसाइल कर लिया, दे बिकम सेसाइल, मतलब एक जगह रुक गए। क्यों, क्योंकि अब इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई, स्पेशलाइजेशन थोड़ी डेवलप हो गई और इनको खाने के लिए प्लैंक्टोनिक फूड भी अवेलेबल था। सेसाइल बिकम सेसाइल एंड यहाँ से लिख लो बिकम सेसाइल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंक्टोनिक फूड। ये आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, बस आप इतना पता होना चाहिए। बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हुआ था। तो जो ये एंसेस्टर्स थे जो प्रोटेरोस्पोंजिया जैसे थे, उनमें कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स इस टाइप की सेल्स थी। इन्होंने कॉलोनीज बनाई अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ। फिर इनकी जो कॉलोनीज बनी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई इनकी बॉडी, उनमें स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गया और ये सेसाइल बन गए। क्यों, क्योंकि इनके पास प्लैंक्टोनिक फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, अब इनको मूव तो करना नहीं है क्योंकि अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट सेल्स जो थी फ्लैजिला था तो इनको मूव करने में हेल्प कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फ्लैजिलेटेड सेल्स थी ये अब बॉडी के अंदर माइग्रेट करने लगी। ठीक है, और अंदर माइग्रेट करने की वजह से एक सेंट्रल कैविटी बना ली और उस सेंट्रल कैविटी के अंदर फिर आपका वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप हो गया। तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरन कि जब अंदर उसमें सेल होती है, जब हम पढ़ेंगे पोरीफेरन तो फ्लैजिला होता है और उस फ्लैजिलेटेड सेल्स के थ्रू आपका पानी अंदर जाता है ऑस्टिया ऑस्कुलम के थ्रू, मतलब ऑस्टिया ऑस्कुलम उसको अंदर बाहर करते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पोरीफेरेंस। तो ये थ्योरी कहती है कि देयरफॉर एक्सटर्नल फ्लैजिलेटेड सेल्स migrated inside the body to line the central cavity। ठीक है, सेंट्रल कैविटी को लाइन करा एंड ग्रेजुअली अ कंप्लीट वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप्ड। ठीक है भाई, तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको बता दिया थियोरी क्या कह रही है, समझ में आ गया। सो दो थ्योरी हमने पढ़ी, सेनेक्शियल सीलिएट थ्योरी एंड कॉलोनियल फ्लैजिलेट हाइपोथेसिस। तो कॉलोनियल फ्लैजिलेट में हमने पढ़ा कि कॉलोनियल कोइनोफ्लैजिलेट एंसेस्टर्स जो थे उनका डेवलपमेंट हो पोरीफेरन बन गया। कैसे हुआ कि प्रोटेरोस्पोंजिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे ये, और ये कैसे थे, इनके पास अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट सेल्स थी। तो ये इन्होंने कॉलोनी बनाई, बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई, स्पेशलाइजेशन होने लगा। फिर ये सेसाइल हो गया तो इनको फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फ्लैजिला बॉडी अंदर मूव कर गया। अंदर मूव करने की वजह से एक सेंट्रल कैविटी बनाई, उस सेंट्रल कैविटी में बाद में वाटर कैनाल सिस्टम बन गया। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पोरीफेरेंस। क्लियर है, ओके। अब ये आपका हो गया, इसका भी प्रूफ है। इसमें क्या है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है पोरीफेरम, मेसोजोआ और प्लेकोजोआ, वो इसकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। तो यही सेम पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दी थ्योरीज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पैराजोआ के बारे में बात कर लेता हूँ। इसको अगले पेज पे करते हैं। तो थोड़ा सा पैराजोआ के बारे में हम बात करते हैं कि एक दो साइंटिस्ट है, हक्सले और सोलस। उन्होंने क्या करा, एक सेपरेट सब किंगडम या इंफ्रा किंगडम जो भी आप बोलो वो क्रिएट करी। उसने बोला कि स्पॉन्जेस जो है ना वो बाकी एनिमल से थोड़े से अलग होते हैं, बाकी जो मेटाजोन्स हैं उनसे ये थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इनको एक अलग किंगडम में हम इसको अलग सब किंगडम में इसको रखते हैं। और अलग होते क्यों हैं उसके भी इसने 3-4 रीजंस दिए। तो मैं पहले ये लाइन में लिखेंगे कि किसने, मतलब सेपरेट सब किंगडम की बात किसने करी इनके लिए और फिर क्यों करी,
रीज़न भी बताएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे पूरा टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो तो लिखते हैं पहले, हक्सले एंड सोलस, हक्सले एंड सोलस created a separate सब किंगडम, कहीं कहीं पे सब किंगडम है, कहीं कहीं पे इंफ्रा किंगडम है। ठीक है, तो दोनों लिख लो, सेपरेट सब किंगडम, सेपरेट सब किंगडम पैराजोआ। असल में जब इन्होंने करी थी तो उसको सब किंगडम डाला था, अभी वो इंफ्रा में आ गई है। ठीक है, सब किंगडम पैराजोआ टू इंक्लूड स्पॉन्जेस। ठीक है, एंड वाई दे केप्ट द प्रोटोजोन्स फ्रॉम अदर मेटाजोन, तो लिखो दे kept parazones separate from other metazoans because क्यों, क्योंकि they were different from the other metazoans in the features of, because of absence of body organs, body organ नहीं थे इनके पास, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं था, एब्सेंस ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था इनमें, एब्सेंस ऑफ सेलुलर स्पेशलाइजेशन, दीज आर एब्सेंट। ठीक है, तो ये सब एब्सेंट था उनमें। उसके बाद इनके पास कोई ट्रू माउथ भी तो नहीं है ना, मतलब बस ओस्टिया और ऑस्क्यूलम ही है इनके पास, माउथ वाउथ नहीं है, सो लैक ट्रू माउथ। ठीक है, उसके बाद इनका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द मेटाजोन्स का डाइजेशन आपका इंट्रासेलुलर नहीं होता है। ठीक है, सो डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर। ठीक है, उसके बाद दे पोजेस इज द कॉलर सेल, तो वो भी बोल सकते हो पोजेस इज पैक्यूलियर कॉलर सेल्स। ठीक है, so these are the reasons why they kept the parazoa in the different क्या बोलते हैं, सब किंगडम या इंफ्रा किंगडम। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन लिख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन में क्या निकला। तो कंक्लूजन में अब हमने इतनी देर में क्या पढ़ा और क्या हमें निष्कर्ष निकाल सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, वो है तो मेटाजोन्स, लेकिन जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उन्होंने अपनी एक अलग लाइन पकड़ ली। जैसे मान लो ये जो एनिमल्स थे, इनका जब डेवलपमेंट हो रहा था तो स्पॉन्जेस अलग ही निकल गए इनसे। ठीक है, और इन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखी, ज़्यादा इनमें इवोल्यूशन नहीं हो पाया, कोई स्पेसिफिटी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, इन्होंने अपनी डिस्टिंक्टनेस को मेंटेन रखा है। कब से, ये लगभग ऐसा मानते हैं कि पैलियोजोइक इरा में ऐसा कुछ हुआ था। तो पैलियोजोइक इरा से स्पॉन्जेस जो हैं इन्होंने अपना ज़्यादा इवोल्यूशन होने नहीं दिया और इन्होंने अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स थे उनका फर्दर डेवलपमेंट होता गया, उनमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन आती जाती रही। तो इसलिए हमने क्या करा, स्पॉन्जेस जो है इनको एक अलग हमने सब किंगडम बना के पैराजोआ उसमें डाल दिया। ठीक है भाई, तो ये कंक्लूजन में लिखना जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला है। वेरी गुड, लिखो, स्पॉन्जेस हैव डाइवर्स्ड अर्ली in evolution from the main metazoan lineage। ठीक है, मेन मेटाजोन लीनियज से इवोल्व एंड हैव नॉट इवोल्व्ड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंस देन। ठीक है, और किसी में भी डेवलप नहीं हुई तब से। एंड दे मेंटेन, मतलब कंटिन्यू में लिखना, दे मेंटेन देयर डिस्टिंक्टनेस एंड रिमेन्ड अनचेंज्ड। ठीक है, कब से, सिंस पैलियोजोइक से अभी तक अनचेंज्ड है। देयरफॉर they still maintain their isolated phylogenetic position and hence it is एक पॉइंट और लिख लो, therefore they still maintain their isolated phylogenetic
genetic position and hence they are placed in a separate subkingdom called पैराज़ोआ। ठीक है भाई, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ पैराज़ोआ। समझ में आ गया क्या स्टेटस है पैराज़ोआ का? बिल्कुल क्लियर, बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार पूछोगे उतनी बार मैं एक्सप्लेन करूँगा, मुझे अच्छा लगता है बताना। तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला लेक्चर हो गया हमारा पोरीफेरेंस में। अब उसके बाद बाकी पोरीफेरा को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। जो लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है अच्छी जगह से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों को करने में, समझ रहे हो? तो लोगों तक अगर पहुँचेगी चीज़ें तो उनको चीज़ें मिल जाएंगी, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा ढूंढने में, और वो अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सिलेक्शन देंगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, चलो, सो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।